हेलो बच्चों, आई होप मेरी आवाज़ को आप क्लियरली सुन पा रहे हैं और साथ में वीडियो को भी क्लियरली देख पा रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक जो सीखा था, हमने सीखा था कि स्ट्रिंग्स वाले क्वेश्चंस को यानी पुली से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, कांस्टेंट रिलेशन, बेसिक वाले कांस्टेंट रिलेशंस कैसे डेवलप किए जाएं। उसके अलावा हम लोग बात करना जस्ट शुरू किए थे इंक्लाइंड सरफेस के बारे में। हमने सीखा था इंक्लाइंड सरफेस पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स और एक ऑब्जेक्ट को केवल अगर छोड़ दिया जाएगा तो आखिर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक, तो उसी पर इंक्लाइंड सरफेस पर बेस्ड कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस करते हैं पहले हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे स्प्रिंग। स्प्रिंग एक ऑब्जेक्ट का नाम है। स्प्रिंग किस तरह से दोनों एंड पॉइंट्स पर फोर्स लगाती है, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो लिखा जाए सवाल फिर। आई होप आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो सभी नोटबुक पेन लेकर के टेबल चेयर पर प्रॉपरली एकदम बैठ करके और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए, फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए तैयार हैं सभी। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। पहला क्वेश्चन है, इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस का एक डायग्राम बना हुआ, और ये डायग्राम में मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये 30 डिग्री का है। इस बार थीटा नहीं, 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा। ये एंगल 30 डिग्री, और इस 30 डिग्री के एंगल वाले इंक्लिनेशन पर इस तरह से एक ब्लॉक है रखा हुआ। ये सरफेस ग्राउंड, ये ग्राउंड का सरफेस, और जो ये ब्लॉक है इसका मास दिया हुआ 4 kg, लेकिन साथ में नीचे से ऊपर के तरफ इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल एक लग रहा है फोर्स, कितना, 10 न्यूटन का। तो आपको पता क्या करना है इसमें, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करिए, यही है सवाल। तो जरा मुझसे पहले सॉल्व कर दीजिए। याद रहे फ्री बॉडी डायग्राम के बिना क्वेश्चन को छूना भी नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम एकदम सही होना चाहिए। एक्स और वाई एक्सेस के बारे में जो भी बात किया था पुराने क्लास में, आई होप आपको याद होगा, और अब आपको रिवीजन करने की आदत लग चुकी होगी क्लास के पहले। ठीक है, तो सॉल्व करिए क्वेश्चन को आप। चलिए, तो मुझे लगता है आपने सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अगर और ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़े आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ये अगर ऑब्जेक्ट है 4 kg वाला ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को मैं दिखाना पसंद करूंगा। पहले 40 न्यूटन का एक डायरेक्ट नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है, ऐसे 40 न्यूटन का ये फोर्स। इसके अलावा इंक्लाइंड सरफेस के डायरेक्शन में ऐसे करके लगने वाला एक दूसरा फोर्स है 10 न्यूटन का। क्या इन दोनों फोर्सेस के अलावा भी कोई फोर्स यहां पर मौजूद है? हाँ बिल्कुल, ये ब्लॉक पर लगने वाला एक इंक्लाइंड सरफेस के वजह से नॉर्मल फोर्स। ये 3 फोर्सेस मैं दिखाया और फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा फ्री बॉडी डायग्राम में और कोई चौथा फोर्स नहीं है। ठीक, अच्छा, अब चलो एक्स और वाई एक्सिस सेट कर देता हूं मैं। इसे कोई एक एक्सिस मान लो और दूसरा एक्सिस फिर ऐसे करके, ये रहा दूसरा एक एक्सिस। इस डाउन द इंक्लाइन प्लेन को मैं एक्स एक्सिस मान लूं, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन इसे मैं वाई एक्सिस मान लूं। तो आई होप अब मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा कुछ। पिछले क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात किए हुए थे। अच्छा, ये एंगल तो पहचान लोगे ना कि यहाँ पर बनने वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बना 60 डिग्री, और फाइनली यहाँ पर बनने वाला एंगल बना 30 डिग्री। अगर आपको लगता है फ्री बॉडी डायग्राम में आप गलती कर दिए थे, ये रहा सही फ्री बॉडी डायग्राम। अभी भी वीडियो को पॉज भले कर लो, लेकिन आंसर मुझसे पहले नोटबुक में निकाले रहो एक्सेलरेशन के लिए। अब मैं फाइनली इसे आंसर तक ले जा रहा हूं। एक्सेलरेशन
इंक्लाइंड सरफेस के या तो नीचे के तरफ, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, या फिर अप द इंक्लाइन प्लेन, या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस में होना चाहिए एक्सेलरेशन। तो किसी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए मान लिया जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो उस हिसाब से ए का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। सॉल्व करना शुरू करता हूं मैं यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ किस डायरेक्शन में? अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो देखो तो जरा कि कौन कौन से फोर्सेस हैं। क्या केवल एक ही फोर्स ये 10 न्यूटन का है? नहीं नहीं नहीं, और एक फोर्स है अगर आप ढूंढ सके तो। ये जो फोर्स है ना 40 न्यूटन का, इस 40 न्यूटन के फोर्स का दो असल में कंपोनेंट्स हैं, दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। और उनमें से एक कंपोनेंट जो है ये वाला, यानी कि यह है ना एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट यहां पर जो भी मैं बनाया हूं इसका वैल्यू कितना होगा? तो 40 न्यूटन साइन 30 डिग्रीज होना चाहिए। आप चाहें तो अच्छे से भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन कुल मिला के बना हमारे पास ये कि 40 न्यूटन साइन 30 डिग्री माइनस इसलिए क्योंकि दूसरा वाला फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस 10 न्यूटन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। आ जाएगा आंसर। तो कुछ है ही नहीं सवाल में, 20 में से 10 गया, 10 बचा। एक्सेलरेशन ए का वैल्यू आया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसा ही दूसरा एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यहां पर मैं पुली भी इस्तेमाल करूंगा। बस 1 मिनट लगेगा डायग्राम को ड्रॉ करने में, लेकिन पहले मुझे डायग्राम को अच्छे से बना लेने दो, उसके बाद आप ड्रॉ करना डायग्राम को। अब देखो करूंगा क्या कि यहां पर तो एक पुली रहेगा, इसके अलावा एक और पुली देने जा रहा हूं मैं। ऐसा कुछ, यहां से रस्सी गई डाउन द इंक्लाइन प्लेन, यहां पर दूसरी पुली, और इस दूसरी पुली से होकर के जो रस्सी गई है वो अपने जगह पर फिक्स्ड है ऐसे, और इस नीचे वाले पुली से जुड़ा हुआ है एक ब्लॉक। दरअसल इस क्वेश्चन को देख करके मैं आपके अंदर से पुली का डर हटाना चाहता हूं पूरी तरह से। याद रखो, जितना डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता है क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। क्या चीज बच गया? दूसरे साइड में यहां पर एक ब्लॉक। पहले जरा डायग्राम को एकदम सोच समझ के अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए। यह है डायग्राम हमारे पास, एंगल वगैरह सब कुछ मैं बता रहा हूं। यह एंगल है 37 डिग्रीज, साइन 37 डिग्री 3/5 कहीं पर लिख लो। यह ब्लॉक के बारे में, यह ब्लॉक है 5 kg का, और दूसरे साइड में ये जो वर्टिकली मूव करने के लिए तैयार है ब्लॉक, ये भी 5 kg का ही है। हमें यह पता करना है कि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना होगा। फाइंड, लिखोगे सवाल को अच्छे से, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन पता करिए। ये रहा दूसरा ब्लॉक बी। तो तेजी से करो, बिना डरे हुए कि गलत हो जाएगा। गलत कर भी दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर तक पहुंचिए मुझसे पहले। और मैं जस्ट सॉल्व करने जा रहा हूं, बस 10-15 सेकंड रुक जाता हूं आपको करने के लिए। तेजी से करें। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में 40 न्यूटन साइन 30 डिग्री कैसे हुआ यह समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, किसी का यह डाउट है? डाउट इसमें क्या, ये तो सवाल आपने पूछा कि सर ये नहीं समझ पाए, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
बस ध्यान से सुन लो, और भी कई बच्चों को समझ में नहीं आया है, वो पूछते नहीं है। बस सभी ध्यान से सुने। ये जो 40 न्यूटन का फोर्स है, ये एक्स डायरेक्शन में भी नहीं है, वाई डायरेक्शन में भी नहीं है पूरी तरह से। इस 40 न्यूटन के फोर्स को समझा जा सकता है जैसे कि ये दो अलग अलग फोर्सेस से मिलके बना है। ये रहा पहला फोर्स वेक्टर्स में, और ये रहा दूसरा फोर्स, और ये वेक्टर सम में देख रहा हूं। ये दो अलग अलग फोर्सेस से मिलके बना है। ये रहा पहला कंपोनेंट, ये रहा दूसरा कंपोनेंट, और ये एंगल है यहां पर 30 डिग्री। आई होप आप 30 डिग्री का एंगल ढूंढ पाएंगे अच्छे से। अब साइन 30 डिग्री का जो रिजल्ट होता है वो है, ये जो कुछ भी कंपोनेंट है, यही तो है ना एक्स कंपोनेंट, चूंकि ये एक्स डायरेक्शन में है, देखिए यही तो है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होगा, चलो मान लेता हूं मैं एक्स डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है फोर्स का वो है एफ एक्स। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होना चाहिए एफ एक्स डिवाइडेड बाई ये हाइपोटेन्यूज, एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही है हाइपोटेन्यूज, तो 40 न्यूटन। तो इस इक्वेशन से हमें समझ में आया कि एफ एक्स का वैल्यू आया है 40 न्यूटन इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक। और अगर अभी भी ना समझ में आया हो अगर, तो या तो आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि ये एंगल 30 डिग्री कैसे आया, वो मैं फिर से बता देता हूं। एक्स एक्सिस आखिर किधर माना गया था? इस इंक्लाइंड सरफेस के डायरेक्शन में, इसी तरफ तो मैं एक्स एक्सिस को मान लिया था, और ये एंगल 30 डिग्री का। तो ठीक वैसे ही यहां पर भी एंगल 30 डिग्री का होना ही चाहिए, और ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो यहां पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है तो इसको जरूर से होना पड़ेगा फिर 30 डिग्री, क्योंकि कुल मिला के ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ पाए बावजूद इस बात के, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग शुरुआत में ही बिल्कुल सीखे हैं, उसको जरा आप फॉलो करिए प्रॉपरली, आप सीख जाएंगे। अच्छा, अगर इस बात से समस्या हो, सर एक्स एक्सिस टेढ़ा और वाई एक्सिस टेढ़ा क्यों मान लिए हैं, तो कॉपी को घुमा दीजिए आप उस हिसाब से, ताकि आपके लिए सीधा हो जाए। एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस सेंस में लिया गया है। तो मुझे लगता है अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं अगले सवाल को करने के लिए। ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक बी के फ्री बॉडी डायग्राम, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूं, और यहां पर रहेगा ब्लॉक बी का। सबसे पहला फोर्स mg का, ठीक। सबसे पहला फोर्स नीचे की ओर mg जो कि है 50 न्यूटन, ठीक है, बहुत अच्छे। इसके अलावा एक इस तरफ फोर्स लग रहा है रस्सी के जुड़े हुए होने के वजह से। जो ब्लॉक ए से जुड़ा हुआ रस्सी है उसके वजह से एक खींचने वाला फोर्स लग रहा है, अभी उसका वैल्यू मैं लिखूंगा। उसके भी अलावा एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जिससे हमें बहुत ज्यादा मतलब अभी फिलहाल नहीं है। ये रहा नॉर्मल फोर्स, ठीक। ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ ब्लॉक ए के लिए। बात करते हैं ब्लॉक बी के बारे में। ब्लॉक बी पर भी लगने वाला डायरेक्ट नीचे के तरफ एक 50 न्यूटन का फोर्स होना ही चाहिए। ये 50 न्यूटन का फोर्स में दिखाया। इसके भी अलावा देखिए डायग्राम को आप, क्या नॉर्मल फोर्स दिखाया जाना चाहिए बी पर? नहीं, क्योंकि डायग्राम में साफ साफ नजर आ रहा है कि कांटेक्ट ही नहीं है 5 kg ब्लॉक में और सरफेस में। अगर कांटेक्ट होता हमें दिखाना पड़ता नॉर्मल फोर्स। तो कौन सा फोर्स दिखाएंगे? ऊपर के तरफ लगने वाला रस्सी के वजह से फोर्स, इसी को मैं मान लिया टेंशन T। तो क्या यही वाला रस्सी ब्लॉक ए से भी जुड़ा है? क्या ये जो रस्सी ब्लॉक बी से जुड़ा है वही रस्सी क्या ए से भी जुड़ा है? देखो तो नहीं, ये घूम करके ऐसे जाके दूसरे दीवार से जुड़ा हुआ, ये ए से नहीं जुड़ा हुआ। तो ए से जो रस्सी जुड़ा हुआ है उसमें कितना टेंशन होगा, इस पुली का बना दीजिए फ्री बॉडी डायग्राम। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ब्लॉक ए से जुड़ी हुई रस्सी में टेंशन है 2T का। तो ये कंप्लीट हुआ फ्री बॉडी डायग्राम। मैं एक्स और वाई एक्सिस, या उससे भी बढ़िया मैं सिर्फ एक्स एक्सिस ही मान लूं, चलो वाई एक्सिस से चूंकि हमें कोई खास मतलब अभी फिलहाल नहीं है,
मैं एक्स एक्सिस को इस तरफ माना हूं, याद रखो, दिस इज माई एक्स एक्सिस। लेकिन नहीं, मुझे बनाना ही चाहिए वाई एक्सिस भी, क्योंकि mg वाला जो फोर्स है ना, उसको तोड़ने में इस्तेमाल करेंगे हम लोग एक्स और वाई एक्सिस दोनों का ही। ये वाई एक्सिस ऐसे, ये 50 न्यूटन वाला फोर्स था। तो जो नहीं सीख पाए थे एक बार में कि कैसे रिजॉल्व होके आंसर आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं। 50 न्यूटन को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ देंगे। एक ये हिस्सा नेगेटिव वाई कंपोनेंट, ये दूसरा हिस्सा पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट। ये दो अलग अलग टुकड़े हैं जिनसे कि बना हुआ है ये 50 न्यूटन का फोर्स। तुम तुरंत पूछोगे सर ये सब क्यों कर रहे हैं, हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्यों नहीं ले लिए? पिछले क्लास को याद करो, मैं आपको कम से कम आधे घंटे तक सिर्फ यही समझाते रहा हूं कि जिधर एक्सेलरेशन हो उसी तरफ एक्स एक्सिस लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है, और जिधर एक्सेलरेशन ना हो उसी तरफ वाई एक्सिस ले लिया जाए। तो ये रहा वाई कंपोनेंट, और दोबारा से बराबर कारण से ये 37 डिग्री का एंगल, 37 डिग्री का एंगल। तो ये रहा 50 न्यूटन cos 37 degrees. Similar to this, we also have 50 Newton sin 37 degrees. ठीक, दो अलग अलग यहां पर कंपोनेंट्स, और ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं इसमें से कौन सा वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है, क्योंकि हम लोगों को एक्स एक्सिस से ही सारा काम चल जाएगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम भी मैं आपके लिए बना दिया, रिजॉल्व भी कर दिया सारे फोर्सेस को। अब आपको करना क्या है, फाइनल आंसर तक पहुंचाना है। याद रखो, मैं एक बार आंसर तक पहुंचा दिया, उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो माना जाएगा कि आपने किया ही नहीं है उसे, ठीक। तो अभी भी कुछ बचा हुआ है डिस्कस करना, एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने क्या चालाकी किया है, मान लेते हैं हम लोग कि ब्लॉक बी को हाथ से पकड़ के रखे हुए हैं। अब ब्लॉक ए किसी कारण से ऊपर गया अगर, तो इन दोनों जगहों पर ढीलापन आ जाएगा, और दोनों जगहों पर अगर ढीलापन आ जाएगा तो ब्लॉक बी को नीचे डबल डिस्टेंस आप ट्रेवल करवा सकते हैं। मतलब ए अगर जाएगा एक्स लेंथ ऊपर तो बी नीचे जा सकता है 2x लेंथ ऊपर बराबर समय में। इसका मतलब अगर ए के पास स्पीड है v ऊपर के तरफ, तो बी के पास स्पीड होना ही चाहिए 2v का नीचे के तरफ। यहां तक कि एक्सेलरेशन में भी यह बात सही है कि ए का एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का ऊपर के तरफ मानते हो तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन नीचे के तरफ 2a का होना ही चाहिए। यही है कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन पर अलग से डिस्कशन किया हुआ है अच्छा खासा। मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर जाते हुए नीचे जाते हुए दिखाने की कोशिश किया था। तो चलिए अब हम लोग तैयार हैं न्यूटन सेकंड लॉ लिखने के लिए। फॉर ए, ऑब्जेक्ट ए के लिए अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में न्यूटन सेकंड लॉ लिखने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये रहा पहला फोर्स, ये रहा दूसरा फोर्स। ये दोनों फोर्सेस का इस्तेमाल करूंगा एक्स एक्सिस में लिखने के लिए। और एक्सेलरेशन जिस तरफ है, देखो दो तरीका है तुम्हारे पास, ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। एक्सेलरेशन जिस तरफ है उसी तरफ हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। एक्स एक्सिस तो केवल कहने मात्र का है, मैं उसके उल्टे तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपना इक्वेशन बस मिलाना मुझसे कि सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से 2t माइनस 50 न्यूटन का साइन 37 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 5 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ए। तुम बोलोगे सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिधर है उधर ही तो ये भी है, और ये तो उसके उल्टी तरफ है, तो इसको नेगेटिव लेना चाहिए था, इसको पॉजिटिव। तो ठीक है, ए को भी नेगेटिव ले लो, तो बात बराबर है, वही घुमा फिरा के इक्वेशन बन जाएगा जो मैं लिखा हूं यहां पर, ठीक। तो ये इक्वेशन एकदम सही है। जहां जहां पर मेरा नेगेटिव है वहां वहां पर हो सकता है आपका पॉजिटिव भी आया हो, लेकिन पूरे में माइनस लेके कॉमन कैंसिल कर दो तो बात बराबर है। तो ये रहा पहला इक्वेशन हमारे पास एक्सेलरेशन ए के लिए।
लेकिन यहां पर टी हमें नहीं पता होने की वजह से एक्सेलरेशन नहीं पता चला। अब दूसरा इक्वेशन कहां से, ये रहा ब्लॉक बी। ब्लॉक बी के फ्री बॉडी डायग्राम में हमें यह पता है कि इसे नीचे जाते हुए माना गया है 2a के एक्सेलरेशन से। तो बी के लिए फॉर बी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ में लगाने जा रहा हूं ब्लॉक बी के लिए। इक्वेशन बना हमारे पास, चूंकि नीचे जाते हुए मान रहे हैं, नीचे का फोर्स 50 न्यूटन माइनस टेंशन टी बराबर होना चाहिए 5 kg मल्टीप्लाइड बाई ए, नहीं 2a के। ये रहे दो अलग अलग इक्वेशंस जिसका इस्तेमाल से हमारा आंसर आने वाला है। ठीक, कैसे सॉल्व करें? इतने पूरे इक्वेशन को आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो यहां पर -2t आ जाएगा। फिर पिछले वाले इक्वेशन से ऐड कर दो, तो देखो ये कुल मिला के क्या बन जाता है। ये बना हमारे पास 100 न्यूटन माइनस 2t इक्वल्स टू 5 के बजाय ये लिखा हुआ है 10 kg। सही है, दोनों इक्वेशंस को कर दो ऐड, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू आ जाएगा। तो बना हमारे पास 100 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन, समझे 30 कहां से, साइन 37 डिग्री 3/5 होता है, मस्ट बी इक्वल टू 20 यहां 5 वहां 25 kg इंटू एक्सेलरेशन ए। सही लिखा? हाँ। अब एक्सेलरेशन ए का वैल्यू आया हमारे पास 70 डिवाइडेड बाई 25। जरूरत के हिसाब से कैंसिल कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से डेसिमल में लिख सकते हैं, पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यही आया घुमा फिरा के हमारा आंसर। तो क्या इंक्लाइन प्लेन का हर तरह का क्वेश्चन हम लोग कर लिए? न तो किए हैं, न तो किया जा सकता है। ठीक है, सवालों की कोई गिनती नहीं है, अथाह सवाल है, जितना प्रैक्टिस किया जाए कम है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अब आपको करने लायक बना दिया हूं। ठीक, बस एक ही नया चीज रहता है, यहां पर एक्स और वाई एक्सिस को थोड़ा सा तिरछा मानना पड़ता है, और हो सकता है एमजी वाले फोर्स को तोड़ना पड़ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये दो बातों को अगर आप हैंडल कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरह का। चलो बात करते हैं स्प्रिंग के बारे में। नोटबुक में लिखिए स्प्रिंग। इससे पहले अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, तो स्प्रिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। स्प्रिंग का डेफिनेशन लिखो, किसे कहते हैं, किसे फिजिक्स में माना जा रहा है स्प्रिंग? एन ऑब्जेक्ट विच टेंड्स टू, बताता हूं मतलब इसका, विच टेंड्स टू रिमेन इन इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक, स्प्रिंग एक ऐसी चीज को कहते हैं जो अपने नेचुरल लेंथ में, अपने आप उसके लिए जो सेट है लेंथ, उसी लेंथ में रहने की कोशिश करता है। ठीक, स्प्रिंग का एग्जाम्पल क्या है? जो पेन होता है, यहां पर स्प्रिंग वाला एक पेन होता है ना, यहां पर ऐसे दबाते हैं तो इधर से निब निकल जाता है, तो उसको खोले होगे कभी ना कभी, तो उसमें एक छोटा सा स्प्रिंग देखे होगे आप, वो एक स्प्रिंग है। या अगर बहुत गौर से देखे हो तो ट्रेन का जो एक बॉगी रहता है, एक कंपार्टमेंट रहता है, उसके नीचे में वो जो पहिए से जुड़ा हुआ रहता है, वहां पर भी स्प्रिंग होता है। या और भी कई जगहों पर आप देखे होंगे स्प्रिंग को, और स्प्रिंग का शेप लगभग ऐसा, देखो ऐसा स्प्रिंग का शेप रहेगा। और अगर इस स्प्रिंग के एंड ए और एंड बी दोनों जगहों पर, मान लो ये पेन जो किया ना, यही स्प्रिंग है मान लो बस, तो दोनों जगहों पर अगर इसे दबाया भी ना जाए और हाथ से पकड़ के ऐसे खींचा भी ना जाए, किसी तरह का कोई फोर्स अगर स्प्रिंग पर ना लग रहा हो, तो जो भी इसकी लंबाई होती है उसे ही कहते हैं नेचुरल लंबाई है ये। ठीक, तो इस तरह से एक सिंपल सा डायग्राम बना के, इफ नो फोर्स is applied to
कंप्रेस, कंप्रेस मतलब दबाना, टू कंप्रेस और एलोंगेट, एलोंगेट मतलब खींचना, ऐसे करके खींचना, यह कहलाता है एलोंगेट। तो इफ नो फोर्स इज अप्लाइड टू कंप्रेस और एलोंगेट द स्प्रिंग, length of spring is called, length of spring is called natural length। जब किसी तरह का कोई फोर्स ही ना लगे तो इसकी जो भी लंबाई होती है उसे ही कहते हैं नेचुरल लंबाई। अच्छा, अब अगर फोर्स लगा दिया जाएगा इस स्प्रिंग पर दोनों साइड से कंप्रेस करने के लिए या फिर एलोंगेट करने के लिए, तो कैसा डायग्राम बनेगा? देखो, तीन अलग अलग डायग्राम मैं बनाता हूं आपके सामने। ये स्प्रिंग अगर मैं मान लेता हूं कि ये नेचुरल लेंथ में है, अगर ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो ठीक इसी से मिलता जुलता दूसरा स्प्रिंग, लेकिन इसको दोनों एंड पर पकड़ करके, इसी स्प्रिंग को दोनों एंड्स पर पकड़ करके ऐसे कर दिया गया, ऐसे करके दबा दिया गया इसे दोनों साइड से, तो ये कहलाएगा कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ये दबा हुआ स्प्रिंग है और इसमें आने वाला दबाव आखिर है कितना? तो यहां पर मान लीजिए ये दीवार से जुड़ा हुआ है, इस साइड में दीवार है और ये इसका फ्री एंड है, फ्री है ये, तो इसी फ्री वाले एंड को पकड़ के मैं स्प्रिंग के तरफ दबा दिया था, फोर्स वगैरह कुछ लगाया, तो ये जितनी दूरी है ना, ये जितनी मात्रा में दबाव आया, ये इसको डेल्टा एक्स अगर हम लोग नाम दे दें तो यही कहलाता है कंप्रेशन, दबाव। ठीक है, यही है कंप्रेशन। और कंप्रेशन को नापने के लिए हम लोग इसका पुराना लेंथ देखते हैं कितना है, मान लो ये L1 है, और नया लेंथ देखते हैं कितना है, मान लो L2 है। तो L1 ज़्यादा है L2 के मुकाबले, इस वजह से L1 माइनस L2 को ही कंप्रेशन कह दिया जाता है। L1 माइनस L2 यही बराबर होना चाहिए डेल्टा एक्स यानी कि कंप्रेशन के। तो आई होप कहीं पर भी आपको कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं है। ठीक इसी तरह से फिर एलोंगेशन के बारे में बात करता हूं एक दूसरे सिंपल डायग्राम से। इस बार एलोंगेशन देखो, ठीक एक ही जगह से दोनों शुरू हो रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला स्प्रिंग को हाथ से पकड़ के ऐसे करके खींच दिया गया है यहां पर ऐसे। तो ये वाला स्प्रिंग क्या कहलाएगा? एलोंगेटेड स्प्रिंग। ये खिंचा हुआ स्प्रिंग है, ठीक। और खिंचाव इसमें आखिर कितना है? पिछले वाले में दबाव था, इस बार खिंचाव कितना है? तो ये देखो, पहले जहां पर नेचुरल लेंथ में हुआ करता था उससे जितना आगे बढ़ गया ये, यही कहलाएगा खिंचाव। ये है डेल्टा एक्स मान लो, ठीक। अच्छा, दूसरे तरफ ये दीवार से जुड़ा हुआ है, यही मैं मान के चल रहा हूं। समझ गए होंगे? अब फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग क्या होता है, तो ये जानने के लिए हमें एक दीवार से सच में जोड़ना पड़ेगा स्प्रिंग को, और साथ में एक रहेगा ब्लॉक। अभी सब कुछ थियोरी में चल रहा है। ये एक दीवार, बनाइए नोटबुक में आप। इस तरह से अगर कोई दीवार है और इस दीवार से जुड़ा हुआ एक स्प्रिंग, ठीक वैसा ही छोटा स्प्रिंग है ये इस दीवार से इस तरह से जुड़ा हुआ स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग के दूसरे एंड पर जुड़ा हुआ है ये एक ब्लॉक, ऐसे, ठीक। ये एक ब्लॉक यहां पर जुड़ा हुआ है और कहीं पर किसी तरह का कोई भी फोर्स मौजूद नहीं है, फ्रिक्शन जैसा कुछ भी नहीं है, यह अगर कोई एक स्प्रिंग है तो। अब क्या करो तुम, देखा तुमने इस ब्लॉक को यहां पर, इस स्प्रिंग को यहां पर, तुम्हें पसंद नहीं आया ये, तुमने क्या किया, इस ब्लॉक को खींच के दूर कर दिया, लेकिन ब्लॉक तो जुड़ा हुआ है स्प्रिंग से। तुमने क्या किया कि
ये जो स्प्रिंग और ब्लॉक दोनों है ना एक साथ, इन दोनों को आपने हाथ से पकड़ के, नहीं दोनों को नहीं, केवल ब्लॉक को पकड़ के हाथ से ऐसे करके आगे बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे खींच लिया आगे की तरफ, तो स्प्रिंग में क्या आ जाएगा बोलो? एलोंगेशन की कंप्रेशन, तो एलोंगेशन आ जाएगा, ये एलोंगेटेड स्प्रिंग कहलाएगा। और ऐसी हालत में ये स्प्रिंग दोनों ही जगहों पर, दोनों ही एंड पॉइंट पर, पहला एंड पॉइंट दीवार से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड पॉइंट ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, दोनों ही एंड पॉइंट्स पर फोर्स लगाने लगता है। कैसा फोर्स? तुम खुद सोचो, तुम्हारे दोनों हाथों को पकड़ के इधर से हाथ को मैं जोड़ दूं दीवार से और दूसरे हाथ को पकड़ के खींचूं, तो तुम क्या चाहोगे कि दीवार किस तरफ आ जाए और मैं तुमको जो खींच रहा हूं मैं किस तरफ आ जाऊं? तो उसी से तुम कोरिलेट करो। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, इस हालत में, इस खिंचे हुए स्प्रिंग से जुड़े हुए होने पर फ्री बॉडी डायग्राम, और इसी से सारी बातों को समझना है। एमजी और नॉर्मल, इसका तो नाम तक नहीं लिखा मैं, ये तो छोड़ ही दो, हम लोग स्प्रिंग में इंटरेस्टेड है। तो स्प्रिंग आखिर किस तरह का फोर्स लगाएगी इस ब्लॉक पर? स्प्रिंग खिंची हुई है, वो अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहती है, मतलब वो लेंथ, अपना खुद का लेंथ घटाना चाहती है स्प्रिंग। कैसे घटेगा इस स्प्रिंग का लेंथ? ब्लॉक जब इधर चला जाए या फिर दीवार इधर चला जाए, दोनों। तो इस तरफ एफ स्प्रिंग लगेगा ब्लॉक पर, और साथ ही साथ जो स्प्रिंग के तरफ से लगने वाला फोर्स है वो दीवार पर भी लगेगा। अगर ये दीवार है ना, तो दीवार पर भी स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, और किस तरफ? तो ये देखो, एफ स्प्रिंग दीवार पर इस तरफ, और दोनों ही फोर्सेस को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्प्रिंग खिंचा हुआ है, वो चाहता है अपने नेचुरल लेंथ में आ जाना। यही तो मैं बताया था डेफिनेशन में। देखिए, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम है जो अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करता है। यही बात यहां पर फॉलो होते हुए हमें समझ में आई। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ था मेरी तरफ से, आप भी खुद से इसे जरूर नोटबुक में बनाए हुए रहें अच्छे से, बिल्कुल। मैं नेक्स्ट डायग्राम बात करता हूं जिसमें कि स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा इस बार। यह हालत है, दोबारा से ये दीवार, और इस दीवार से जुड़ी हुई ये स्प्रिंग, इस दीवार से जुड़ी हुई ये स्प्रिंग है। ठीक, अब इसके बाद एक ब्लॉक यहां पर लगा रखे हैं। ब्लॉक इसलिए लगा रहे हैं ताकि कोई चीज हो जिस पर फोर्स लग रहा हो। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ में, कहीं भी किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं। आपने देखा ब्लॉक रखा हुआ है, स्प्रिंग रखा हुआ है, आपको अच्छा नहीं लगा, आप ब्लॉक को इस बार ठीक उल्टे तरफ, यानी खुद दीवार के तरफ जबरदस्ती लेके चले गए, कुछ ऐसे। इस ब्लॉक को आप दीवार के तरफ जबरदस्ती ले जाके स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिए। समझे क्या हुआ? शुरुआत से ऐसे था डायग्राम, और आपने फोर्स लगाया कुछ इस तरह का ब्लॉक पर कि यह ब्लॉक दीवार के तरफ जबरदस्ती एक्स्ट्रा चला गया, तो ऐसी हालत में यह स्प्रिंग कहलाएगा कंप्रेस्ड है। कंप्रेशन है स्प्रिंग में। और अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड रहता है, मान लो आप क्लासरूम में एक बेंच पर बैठे हुए हैं जिस पर 4 लोगों के बैठने की जगह है, उस पर 7 लोग बैठे हुए हैं, क्या होगा? आप कंप्रेस्ड होंगे, और आप चूंकि कंप्रेस्ड होंगे, आप ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो 2 लोग आपसे कांटेक्ट में हैं वो आपसे थोड़ा सा दूर जाए। तो इस वजह से सारे फोर्सेस में दिखाता हूं, पहला फोर्स mg, दूसरा फोर्स नॉर्मल। नाम नहीं लिखा मैं क्योंकि जरूरी नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन स्प्रिंग के तरफ से लगने वाला फोर्स इस बार धक्का देने वाला होगा, पुश करने वाला होगा, स्प्रिंग फोर्स। क्योंकि स्प्रिंग इस वक्त खुद दबी हुई स्प्रिंग। क्यों दबा हुआ स्प्रिंग फोर्स लगाता है? क्योंकि वो अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहता है। यही है पूरा स्टोरी। ये अगर दीवार का, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाऊं तो हो सकता है दीवार पर और भी फोर्सेस लग रहे हों, जमीन से जुड़ा है ना दीवार,
लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ स्प्रिंग के बारे में ही सोच रहा हूं, तो इस तरह से मैं स्प्रिंग के तरफ से लगने वाला एक फोर्स दिखा दिया इस तरफ, एफ स्प्रिंग इसी तरफ होगा। तो क्या हमेशा ऐसा ही डायग्राम रहेगा? नहीं, मैं बस आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि दबा हुआ स्प्रिंग दोनों तरफ धक्का लगाना चाहता है और वो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहता है। खिंचा हुआ स्प्रिंग दोनों एंड पॉइंट को अपनी नजदीक खींचता है और दोबारा से अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहता है। और अब लास्ट बात जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो ये है कि आखिर फोर्स की मात्रा कितनी होती है, एफ स्प्रिंग का वैल्यू आखिर कितना होता है। तो इसे मैं चाहता हूं आप स्टेटमेंट में लिखें, साफ साफ, फॉर्मूले में नहीं, स्टेटमेंट में लिखिए आप, द फोर्स applied by spring, the force applied by spring, स्प्रिंग के तरफ से लगने वाले फोर्स की मात्रा कितनी होगी यह मैं समझना चाहता हूं। द फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कंप्रेशन और एलोंगेशन, इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में आने वाला दबाव या फिर खिंचाव जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा मात्रा में फोर्स लगेगा। ठीक, तो देखो अब इसे मैं मैथमेटिकली लिखने जा रहा हूं कि फोर्स जो भी लगेगा स्प्रिंग के तरफ से, अब इतना मैं क्या लिखूं, देखो ये सब मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। यह है फॉर्मूला। स्प्रिंग के तरफ से लगने वाला फोर्स के एक्स या के इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होता है। यहां पर एक एक चीज का नाम क्या है, एफ स्प्रिंग का मतलब है फोर्स बाई स्प्रिंग। ये डेल्टा एक्स आखिर क्या डिनोट कर रहा है? डेल्टा एक्स का मतलब है या तो एलोंगेशन की मात्रा, मतलब कितना ज्यादा खिंचाव आया हुआ है, और कंप्रेशन की मात्रा। अगर कंप्रेशन और एलोंगेशन दोनों में से कुछ भी ना हो तो डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 माना जाएगा, स्प्रिंग के तरफ से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा। और ये लास्ट जो चीज है वो है के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। इस पर मैं चर्चा करता हूं अभी। इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, बताता हूं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप कई किताबें पढ़े होंगे अगर, तो आपको यह पता होगा कि यहां पर माइनस हुआ करता था, एफ स्प्रिंग इक्वल्स टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। वो माइनस दरअसल इस बात को केवल बताता है कि अगर यह ब्लॉक इस तरफ जाएगा, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, अगर यह ब्लॉक इस तरफ जाएगा डेल्टा एक्स, तो फोर्स लगेगा ठीक उल्टी दिशा में इस ब्लॉक पर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखें, यह ब्लॉक जो किया एलोंगेशन स्प्रिंग में लाने के लिए, यह ब्लॉक इस तरफ गया था, तो देखो ठीक उल्टी दिशा में लगा फोर्स। तो जिधर भी डिस्प्लेसमेंट होगा एंड पॉइंट का स्प्रिंग का, उस एंड पॉइंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स। लेकिन माइनस मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डायरेक्शन के बारे में अलग से पूरा डिस्कशन कर लिया कि अगर दबे हुए रहोगे तो दोनों लोगों को धक्का दोगे बेंच पर, और तुम्हारे हाथ को पकड़ के अगर रस्सी से बांध के रस्सी को खींचा जाए दूर के तरफ तुमसे, तो तुम चाहोगे रस्सियां नजदीक आ जाएं। यही होगा, यही हालत में रहता है स्प्रिंग भी। स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बस 1 मिनट बात कर लेते हैं हम लोग। 2 अलग अलग स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग नंबर 1 और स्प्रिंग नंबर 2। ठीक, फॉर्मूला अब मैं बता दिया हूं आपको, आपके मन में रहना चाहिए ये फॉर्मूला। स्प्रिंग के वजह से लगने वाला फोर्स के इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होता है। 2 अलग अलग स्प्रिंग्स हैं। एक स्प्रिंग में कंप्रेशन है,
एक स्प्रिंग में, पहले स्प्रिंग में कंप्रेशन है कितने का? 1 मिलीमीटर का। एक स्प्रिंग है जो कि अपने नेचुरल लेंथ से 1 मिलीमीटर दबा हुआ है, और ठीक उसी हालत में दूसरा स्प्रिंग भी है। कंप्रेशन ऑफ 1 mm इसमें भी है, लेकिन जो पहला वाला स्प्रिंग है वो फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन का, और दूसरा वाला जो स्प्रिंग है फोर्स लगा रहा है वो 2000 न्यूटन का। ठीक, दोनों में बराबर दबाव है, दोनों बराबर मात्रा में कंप्रेस्ड हैं। तो एक स्प्रिंग को कंप्रेस करना आसान है क्योंकि वो केवल 2 न्यूटन के फोर्स से दोबारा से ठीक होना चाहता है। वो ठीक हो पाएगा कि नहीं, मतलब नेचुरल लेंथ में आ पाएगा कि नहीं, ये कई कारणों पर निर्भर करता है, लेकिन स्प्रिंग चाहता तो है अपने नेचुरल लेंथ में आना। तो नेचुरल लेंथ में आने के लिए स्प्रिंग की तरफ से, ये वाले स्प्रिंग की तरफ से लगने वाला फोर्स है 2 न्यूटन का, जबकि दूसरा वाला स्प्रिंग 2000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो जरूर से मैं कह सकता हूं कि ये पेन वाला स्प्रिंग है, और ये ट्रेन के नीचे में लगा हुआ स्प्रिंग है। उसमें हल्का सा भी कंप्रेशन लाओगे अगर, तो वो जबरदस्त फोर्स लगा के अपने कंप्रेशन को आने से रोकेगा। मैं ये कह रहा हूं कि पेन के स्प्रिंग को कंप्रेस करना बहुत आसान है, लेकिन किसी स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग को कंप्रेस करना कठिन है। ठीक, अब लगा दो ये फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को नीचे भेज दिया जाए यहां पर, तो के का वैल्यू यहां पर पहले वाले केस में क्या आया? के का वैल्यू यहां पर आया 2 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 mm, और दूसरे वाले स्प्रिंग के लिए के का वैल्यू आया 2000 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 mm। तो मतलब समझ गए होगे के का। के अगर ज्यादा है इसका मतलब बहुत ज्यादा स्प्रिंग मजबूत है, उसमें कंप्रेशन लाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा स्प्रिंग। तो जो ज्यादा मजबूत रहेगा स्प्रिंग, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी ज्यादा रहेगा। किसका? पेन वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा, या ट्रेन के नीचे में लगे हुए स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा? तो ट्रेन के नीचे लगे हुए बड़ा सा स्प्रिंग जो रहता है लोहे का, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा रहेगा। आई होप आप सीख गए। क्वेश्चंस के साथ खेलना शुरू करते हैं हम लोग। लिखिए पहला क्वेश्चन, द ब्लॉक। पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद देखता हूं अगर कोई डाउट लिखे होगे आप तो मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स उस पर है 0। फाइंड कंप्रेशन और एलोंगेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में आने वाला या तो दबाव या फिर खिंचाव पता करिए कि कितना होगा, और सारी बातें मैं अलग अलग पार्ट्स में लिखते चला जाऊंगा क्वेश्चंस में। फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल क्वेश्चन का, देखो कि इस तरह से छत, और इस बार छत से जुड़ा हुआ एक स्प्रिंग। स्प्रिंग ऐसे जुड़ा है वर्टिकल करने के बाद, ये स्प्रिंग छत से ऐसे जुड़ा हुआ, यह डायग्राम ड्रॉ कर दो। और इस स्प्रिंग से नीचे में फिर जुड़ा हुआ है एक दूसरा ब्लॉक ऐसे, और ब्लॉक अपने जगह पर स्थिर है। इसका मास दिया हुआ है 8 kg का, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K का वैल्यू लिखा हुआ है 400 न्यूटन पर मीटर। ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, 8 kg दिया हुआ है, और साथ में यह भी लिखा हुआ है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक, अच्छा, अब पता क्या करना है आपको? इस स्प्रिंग में आने वाला या तो कंप्रेशन, जो भी है, अगर कंप्रेशन है तो कंप्रेशन पता कर दीजिए, अगर एलोंगेशन है तो एलोंगेशन पता कर दीजिए। जल्दी से कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
जल्दी से करें इस सवाल को आप। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है आपकी तरफ से, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, कम बच्चे हैं तो ज़रा सभी एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर स्प्रिंग के बारे में सब कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप केवल लिख दीजिए यस सर, सर भी लिखने का जरूरत नहीं है, यस। अगर कुछ ऐसी बात है जो नहीं समझ पाए तो आप नो लिख दीजिए और उसके बाद क्या नहीं समझ में आया वो लिख दीजिए। अगर आप समझ गए सारी बातों को तो ज़रा आप यस लिख दीजिए, मैं देख लूँ कि सभी एक्टिव लोग हैं कि नहीं और सबको सब समझ में आ रहा है कि नहीं। चैट बॉक्स में यस या नो में बताइए मुझे कि आप स्प्रिंग के बारे में अभी तक जो मैं बताया उसको आप फॉलो कर पाए कि नहीं, समझ पाए कि नहीं। तब तक मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं ब्लॉक का। ब्लॉक का तो बनाना ही है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, कितने लोग लिखे भाई? 1 2 3 4 5 6 लोग लिखे। बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, तो आपके पास अभी मौका है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछिए, मैं कोशिश तो करूंगा ही बताने की। अगर मुझे ही नहीं आता होगा तो मैं कैसे बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन पर फोकस किया जाए। अब क्वेश्चन पर फोकस किया जाए। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। सबसे पहला फोर्स 80 न्यूटन का नीचे की ओर, ठीक। दूसरा फोर्स स्प्रिंग फोर्स, किधर फोर्स लगाएगा? स्प्रिंग धक्का देगा कि खींचेगा? सोचना पड़ेगा। सोचते हैं। यह साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 80 न्यूटन का फोर्स कोई ना कोई तो कैंसिल किया होगा ना। तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स जरूर से ऊपर की ओर है। एफ स्प्रिंग जो है ये डेफिनेटली ऊपर की ओर है, तभी तो 80 न्यूटन का फोर्स कैंसिल हुआ होगा। और स्प्रिंग फोर्स अगर ऊपर की ओर है तो समझो तुम स्प्रिंग की हालत क्या है। स्प्रिंग ये चाहता है कि ये ब्लॉक ऊपर आ जाए। ये कब चाहेगा स्प्रिंग? कब ये स्प्रिंग चाहेगा कि ये ब्लॉक ऊपर आ जाए? जब स्प्रिंग में मौजूद रहेगा खिंचाव, एलोंगेशन। उसको पकड़ के कोई जितना लंबाई है उसका उससे भी ज्यादा कर दिया है, तभी तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल अवस्था में आने के लिए ब्लॉक को ऊपर खींचना चाहता है। तो स्प्रिंग में एलोंगेशन है कि कंप्रेशन है? एलोंगेशन। इसको और बेहतर समझने के लिए आप करिए इमेजिन, जैसे कि देखो, तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो इस बात को सच में विजुअलाइज करने के लिए कि ऐसे करके तुम छत से लटके हुए हो। ये तुम हो, छत से लटके हुए हो और तुम्हारे पैर में बांध दिया मैं एक ब्लॉक। तो तुम में क्या आएगा? खिंचाव आएगा कि कंप्रेस हो जाओगे? तुम, तुम्हारी हाइट जितनी है उससे कहीं ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि तुम एलोंगेटेड हो जाओगे, खिंच जाओगे। ठीक, बहुत भारी है, 8 kg का है ये। तो यहां पर हम लोग अब पता करने जा रहे हैं कि आखिर तुम्हारे पैर से कितना फोर्स लग रहा है इस स्प्रिंग पर। यह फोर्स डेफिनेटली, अब न्यूटन्स लॉ लगाया मैं, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं है कि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। नहीं भी हो सकते थे इक्वल एंड अपोजिट। ये न्यूटन सेकेंड लॉ के वजह से निकाले कि ये फोर्स 80 न्यूटन का है, जो कि बराबर होना ही चाहिए 400 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स क्या है यहां पर? कंप्रेशन की एलोंगेशन। तो ये दरअसल एलोंगेशन है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया। डेल्टा एक्स का वैल्यू ऐसा यूनिट में निकल के आया हमारे पास 0.2 मीटर में, जिसका मतलब हुआ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का इस तरह के स्प्रिंग में आएगा खिंचाव। आई होप आप अच्छे से समझ गए इस बात को। जरा ठीक इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन भी कर दो, और इस बार पूरी तरह से खुद से करोगे आप। कंप्रेशन है कि एलोंगेशन है, ये भी जवाब आप ही देंगे। देखो क्या है, दोबारा से छत से जुड़ा हुआ एक स्प्रिंग,
छत से जुड़ा हुआ एक स्प्रिंग ऐसे, और दोबारा से फिर इसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ, नहीं, पहले एक ब्लॉक। दोनों ही स्प्रिंग्स में पता करना है आपको कितना होने वाला है एलोंगेशन। ये दूसरा स्प्रिंग, और इसके बाद फिर से एक ब्लॉक लगा हुआ है ऐसे। ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये 2 kg का, लेकिन नीचे वाला ब्लॉक 4 kg का। ऊपर वाले स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 300 न्यूटन पर मीटर, और नीचे वाले ब्लॉक के लिए लिखा हुआ है 800 न्यूटन पर मीटर। आपको बताना यह है दोनों स्प्रिंग्स में, स्प्रिंग नंबर 1 में, स्प्रिंग नंबर 2 में मौजूदा एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन आखिर कितना रहा होगा। ठीक है, सॉल्व करिए तेजी से। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं यहां पर, दोनों कनेक्टेड हैं स्प्रिंग से, एक के ऊपर दूसरा। जल्दी सॉल्व करो। ऑलराइट, सॉल्व करना शुरू किया जाए। सबसे पहले निचले स्प्रिंग के बारे में बात करता हूं। ये जो 4 kg का ब्लॉक है, इस पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसको मैं साफ साफ दिखाता हूं अलग से। 40 न्यूटन नीचे, और स्प्रिंग नंबर 2 F2 लिख दिया मैं। F2 का मतलब स्प्रिंग नंबर 2 के वजह से लगने वाला फोर्स। ठीक है, यह क्वेश्चन कुछ खास क्वेश्चन है जिसमें मैं एक छोटी सी बात पर ध्यान देना चाहता हूं जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो ये F2 का स्प्रिंग ऊपर की तरफ। अब देखो, क्या स्प्रिंग नंबर 1 डायरेक्ट टच कर रहा है क्या नीचे वाले ब्लॉक को? नहीं ना। तो इस वजह से ये स्प्रिंग नीचे वाले ब्लॉक पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। यह फ्री बॉडी डायग्राम जो मुझे बनाना था वो कंप्लीट कर दिया मैं 4 kg वाले ब्लॉक के लिए। हो गया यही फ्री बॉडी डायग्राम, और सवाल में पहले से ही लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन 0 है। ऑब्जेक्ट्स दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0 है, तो F2 का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि F2 का वैल्यू बनाऊं, मैं ब्लॉक दिखाता हूं क्या है। दूसरा वाला ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक, और इस पर लगने वाले फोर्सेस नीचे के तरफ 20 न्यूटन, ऊपर के तरफ F1 वाला फोर्स। ये फर्स्ट वाले स्प्रिंग ने अप्लाई किया फोर्स। क्या फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया 2 kg ब्लॉक का? नहीं, 2 kg ब्लॉक पर एक और फोर्स है जो छूट गया बनाना। अभी 2 kg ब्लॉक को अगर मन में चाहो ऐसे करके घेर दो, तो बिना छुए हुए, बिना टच किए हुए mg का फोर्स लग जाता है, जो मैं दिखा दिया। टच करने समय लगता है फोर्स स्प्रिंग के तरफ से, वो देखो यहां पर टच किया जा रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे वाला स्प्रिंग भी तो टच कर ही रहा है ना 2 kg ब्लॉक को, तो नीचे वाला स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा। और अब ये तुम डिसाइड करो कि आखिर किधर फोर्स लगाएगा स्प्रिंग नंबर 2 kg ब्लॉक पर। गलत मत करना। देखिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं। 2 kg ब्लॉक पर लगने वाला जो फोर्स होगा नीचे वाले स्प्रिंग के वजह से, अभी जस्ट मैं बताया कि अगर तुम यहां पर लटके हुए होते स्प्रिंग के जगह पर, तो तुम खिंचे हुए रहते, तुम एलोंगेशन में रहते। और ये 2 kg ब्लॉक के नीचे लगा हुआ ये जो स्प्रिंग है, ये एलोंगेटेड है, खिंचा हुआ स्प्रिंग है। इस वजह से ये ऊपर से भी नीचे खींचेगा और नीचे वाले को ऊपर खींचेगा, ताकि ये खुद अपना लेंथ, ताकि स्प्रिंग नंबर 2 खुद जो है अपना लेंथ थोड़ा सा कम कर ले। समझ पा रहे हैं? ये अपने नेचुरल लेंथ में पहुंच सके। कैसे नेचुरल लेंथ में पहुंचेगा? जब दोनों साइड से इसका लेंथ थोड़ा थोड़ा कम होगा। तो F2 इस पर भी लगेगा। मैंने जितने डायग्राम्स में बनाया था उसे अगर आप रेफर करें, आई एम सो सॉरी, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया अचानक से। हाँ, ठीक भी हो गया अपने आप। देखिए, मैं ये बोल रहा था
कि स्प्रिंग के बारे में जब कभी मैं जो भी बात किया था, स्प्रिंग केवल एक एंड पर फोर्स नहीं लगाया था, वो दूसरे एंड पर भी फोर्स लगाया था। स्प्रिंग को क्या पता कि इस साइड में दीवार है, इस साइड में ब्लॉक है, वो तो दोनों साइड में दीवार ही समझेगा ना। ठीक, फिर यहां पर भी दीवार पर भी वो फोर्स लगाया था, ब्लॉक पर भी वो फोर्स लगाया था। तो सेम कारण से मैं एक स्प्रिंग नंबर 2 है, उसके वजह से दोनों ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा, इस बात का इस्तेमाल किया। शायद आप गलत कर दिए होंगे, अगर गलत कर दिए थे तो उसको तुरंत सही कर लो मेरे जवाब तक पहुंचने के पहले। मैं अब फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये देखिए, F2 का वैल्यू, F2 तो सेकेंड वाला स्प्रिंग लगाया ना फोर्स, तो इसको लिखा जाएगा 800 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, जो भी 2 वाले स्प्रिंग में डेल्टा x2। ये बराबर होना ही चाहिए 40 न्यूटन के। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन सवाल में शुरुआत से ही दिया था कि 0 है, तो सॉरी 40 न्यूटन के ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 करने से ये आंसर आया है। डेल्टा x2 का वैल्यू आया, डेल्टा x2 का वैल्यू आया कितना? 1/5 20 सेंटीमीटर। तो क्या हमेशा स्प्रिंग में यही आंसर आता है? नहीं नहीं नहीं, ये बस पिछले क्वेश्चन में भी आया, इस क्वेश्चन में भी आया, हमेशा के लिए ये गारंटी नहीं है। अब 2 kg ब्लॉक के बारे में बात करता हूं, इस 2 kg ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूं। उसके लिए जो न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन है वो देखिएगा जरा ध्यान से। 300 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x1। ये ऊपर वाले स्प्रिंग के तरफ से लगने वाला फोर्स F1 है, वो बराबर होना चाहिए नीचे की तरफ लगने वाले सभी फोर्सेस, यानी कितना था स्प्रिंग कांस्टेंट? 800 था। F2 का वैल्यू लिख रहा हूं 800 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई जो भी सेकंड वाले स्प्रिंग में आया हुआ एलोंगेशन है, और प्लस फिर 2 kg का ब्लॉक था, हाँ 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर। ये इक्वेशन देखिए आप क्या बनाया हूं मैं, और ये रहा फ्री बॉडी डायग्राम। एक्सेलरेशन 0 है, इस बात का मैं इस्तेमाल कर लिया। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ रहता, अगर ये पूरा लिफ्ट में रखा होता जो कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है मान लो, तो ये तरीका गलत होता क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमें नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना पड़ा होता। डेल्टा x2 का जो वैल्यू निकाला हूं, इसको यहां पर सब्सटीट्यूट अगर कर दिया जाएगा तो हमें मिला 40 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन 60 न्यूटन। डेल्टा x1 का वैल्यू फिर से 20 सेंटीमीटर ही आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा स्प्रिंग में एलोंगेशन 20 सेंटीमीटर ही होता है, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में मेरे कुछ अभी प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि अपने आप खराब भी हो रहा है, अपने आप ठीक भी हो रहा है। तो अगर अचानक से कोई दिक्कत हो जाए तो 5 मिनट वेट कर लेना, उसके बाद दोबारा से मैं लाइव आ जाऊंगा। ठीक है? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं। नया क्वेश्चन नहीं, नया क्वेश्चन नहीं, थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इस बार मैं क्यों ना इंक्लाइंड सरफेस बना दूं। इंक्लाइंड सरफेस ऐसा है, देखो और इस इंक्लाइंड सरफेस के ठीक ऊपर में ऐसे करके दीवाल के जैसा एक बना हुआ है जो अपने जगह से हिल नहीं सकता। यह है हालात, ये दीवाल है यहां पर, ये एंगल 53 डिग्री इस बार मान के सॉल्व करेंगे आप। ये एक ब्लॉक, ठीक, और इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है 10 kg का, और इससे जुड़ा हुआ ये एक स्प्रिंग ऐसे बना दिया मैं, दीवार से ऐसे जुड़ा हुआ ये स्प्रिंग। पता क्या करना है आपको? सवाल में पहले से ही लिखा हुआ है, ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में है तो पता करिए इस स्प्रिंग में आने वाला एलोंगेशन कितना है। के का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में, के का वैल्यू दिया हुआ है 400। इस बार तो अलग आ जाए,
इस बार भी अलग नहीं आ रहा था, 400 दूंगा फिर से वही आंसर आ जाएगा। इस बार मैं 200 दे रहा हूँ, 200 न्यूटन पर मीटर। ज़रा जल्दी से सॉल्व करके आंसर तक पहुँचो। तो ब्लॉक रेस्ट में है, पता ये करना है कि स्प्रिंग में आने वाला एलोंगेशन या कंप्रेशन आखिर कितना होगा। जल्दी करो। तब तक मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखो ये ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्सेस, mg का एक फोर्स नीचे की तरफ, कितना मास था दिया कि नहीं, हाँ 10 kg, 100 न्यूटन का फोर्स नीचे, नॉर्मल फोर्स ऐसे लग ही रहा होगा लगातार, और इसके भी अलावा एक स्प्रिंग के तरफ से लगने वाला जरूर से फोर्स होगा खुद स्प्रिंग की ओर, ये एफ स्प्रिंग, जिसका की वैल्यू आखिर किसके बराबर है, तो 200 न्यूटन पर मीटर इंटू डेल्टा एक्स, जहां पर डेल्टा एक्स ही हमारा आंसर है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं इक्वेशंस वगैरह बना करके। इसी तरफ मैं अगर मान लूं बेस्ट रहेगा एक्स एक्सिस। इस तरफ एक्स एक्सिस क्यों माना मैं, क्योंकि मैं इक्वेशन में कहीं पर भी नॉर्मल फोर्स नहीं चाहता, मैं डायरेक्ट एफ स्प्रिंग को किसी चीज से इक्वेट कर दूं और मेरा आंसर आ जाए, मैं ये चाहता हूं। ये बना हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये एंगल आखिर कितना, दिस एंगल इज, आप इस बार खुद से करिए कम से कम कैलकुलेट, 53 डिग्री निकल के आएगा ये। ठीक है। और इसी फोर्स का अब दो कंपोनेंट देखो, एक ये कंपोनेंट और दूसरा ये एक कंपोनेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाले कंपोनेंट को यहां दिखाऊं चाहे यहां दिखाऊं, उससे नहीं मतलब है। तो सॉल्व करोगे तो दो अलग अलग कंपोनेंट्स में इस एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट की वैल्यू जो निकल के आएगी वो है 100 न्यूटन साइन 37 डिग्रीज। ठीक। तो मैं अब तैयार हूं न्यूटन सेकेंड लॉ से इस साइड वाले फोर्स और इस साइड वाले फोर्स को इक्वेट करने के लिए। ऐसा क्यों गलत लिखा हूं, 53 कहां से है, 37 नहीं रहेगा भाई, ये 53 रहेगा। ठीक। तो इक्वेट करते हैं, 100 न्यूटन साइन 53 डिग्रीज और दूसरे तरफ लगने वाला फोर्स 200 न्यूटन पर मीटर इंटू डेल्टा एक्स। समझे एक्स एक्सिस में ही क्यों मैं सॉल्व किया, क्योंकि एक्स एक्सिस में नॉर्मल फोर्स कहीं है नहीं, और नॉर्मल फोर्स इक्वेशन में आ गया होता अगर एक्स एक्सिस के अलावा किधर भी कुछ भी एक्सेस मान के किए होते तो। ठीक है। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या ना, 800 ना, हाँ 4/5 होता है, 800 नहीं 80 न्यूटन, और दूसरे साइड में लिखा हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर इंटू डेल्टा एक्स। एक जीरो कैंसिल हुआ, डेल्टा एक्स का वैल्यू मिला हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 20 यानी 40 सेंटीमीटर। सही बोल रहा हूं ना, 8 डिवाइडेड बाई 20 यानी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का इस स्प्रिंग में होना चाहिए एलोंगेशन। समझ गए होंगे बात को। अच्छा, इन तीनों ही पार्ट्स में मैं ऐसा दिखाया था, कि ब्लॉक्स जो हैं वो रेस्ट में हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि रेस्ट में रहेंगे। फोर्थ पार्ट, चलो इसमें भी रेस्ट में ही रखूंगा। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट तेजी से मैं पार्ट्स दे देता हूं, क्वेश्चंस दे देता हूं, आप उसको फिर सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा धीरे धीरे करके पुली भी आएगा, ऐसे करके दीवार, और इस दीवार से जुड़ा हुआ एक स्प्रिंग ऐसे। और ये जो स्प्रिंग है ये रस्सी से जुड़ा हुआ, जो रस्सी इस पुली से पास करने के बाद इस ब्लॉक से जुड़ी हुई है यहां पर। और ये जो ब्लॉक है ये 2 kg का है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन
पर मीटर। जल्दी से इस फोर्थ पार्ट को सॉल्व करो, उसके बाद फिफ्थ पार्ट में दूंगा। तो फिफ्थ पार्ट में जो आपका आंसर रहेगा वो मैं चैट बॉक्स में आपसे पूछूंगा। पहले फोर्थ पार्ट को खुद से कर लो तो जल्दी से। मैं फिफ्थ पार्ट बना दे रहा हूं यहां पर। फोर्थ पार्ट के आंसर तक पहुंच जाइए आप तुरंत। इस बार क्या है कि दोनों साइड में ब्लॉक लगाने जा रहा हूं। और बीच में इस तरह से जुड़ी हुई है एक स्प्रिंग। डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, लेकिन आप कोशिश करिए ठीक से डायग्राम बनाने के लिए। आपको स्केल का ज़रूरत नहीं है, आप पेंसिल से नहीं ड्रॉ करेंगे डायग्राम को, डायरेक्ट पेन से करेंगे, इतना समय है नहीं आपके पास। पिछले बार में 2 kg का ब्लॉक एक तरफ दिया था, इस बार सेम वही वाला स्प्रिंग है, यानी 100 न्यूटन पर मीटर, लेकिन 2 kg का ब्लॉक इस बार दोनों तरफ लगा हुआ है। फोर्थ पार्ट ये रहा, फिफ्थ पार्ट ये रहा। दोनों को सॉल्व करिए और फाइनली आप जरा मुझे आंसर ऑफ पार्ट 5 चैट बॉक्स में बताइए कि कितना आ रहा है सेंटीमीटर्स में। सेंटीमीटर्स में बताना। मैं इंतजार कर रहा हूं। इस फिफ्थ पार्ट के बाद हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे जिसमें स्प्रिंग जिस ब्लॉक से जुड़ा हुआ रहेगा उस ब्लॉक में एक्सेलरेशन भी होगा। इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को केवल कर रहे हैं जिसमें कि ब्लॉक स्टेशनरी है, लेकिन आगे के क्वेश्चंस में ऐसा ज़रूरी नहीं रह जाएगा। तो किसी ने अभी तक जवाब दिया नहीं है, या तो दिया भी होगा तो मेरे पास पहुंचा नहीं है। चलिए तब तक मैं फोर्थ पार्ट को करता हूं, आप फिफ्थ पार्ट को करके आंसर चैट बॉक्स में रिपोर्ट करिए मुझे। मैं फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। सबसे पहले इस 2 kg ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ, 20 न्यूटन का फोर्स नीचे के तरफ और ऊपर के तरफ टेंशन का फोर्स। ठीक। और ये जो टेंशन यहां पर जो कुछ भी टेंशन मौजूद है वही टेंशन तो यहां भी है, और उसी फोर्स से तो इस स्प्रिंग को भी खींचा जा रहा होगा। समझ सके क्या मेरी बात? तो स्प्रिंग के अगर आखिरी छोर का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दूं, ये लास्ट पॉइंट है बिल्कुल स्प्रिंग का, तो इस स्प्रिंग पर एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन का इस तरफ, और दूसरी तरफ एफ स्प्रिंग लग रहा होगा। तो कहने का मतलब टेंशन और एफ स्प्रिंग बराबर ही है। इस टेंशन को हम लोग एफ स्प्रिंग के बराबर भी कह सकते थे। समझ सके? इस स्प्रिंग को एक एंड से 20 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है, टेंशन के फोर्स से। तो चूंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इस वजह से टेंशन जो कि बराबर है एफ स्प्रिंग के, वो बराबर होना चाहिए 20 न्यूटन के। तो इक्वेशन बना 20 न्यूटन जरूर से बराबर है 100 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स के। डेल्टा एक्स का वैल्यू फिर से 20 सेंटीमीटर ही आया। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इस क्वेश्चन का जवाब कम से कम कोई तो दे, तब जाके मैं इसे सॉल्व करूं। फिफ्थ पार्ट का आंसर
चलिए भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाए अभी तक। मुझसे ही सॉल्व करवाओगे लगता है। मैं ही सॉल्व करता हूं। किसी ने आंसर दिया है एक बार, अभी 20 सेंटीमीटर ही किसी ने आंसर दे दिया है। भैया आप सॉल्व करके आंसर रिपोर्ट करिए, गलत होगा कोई बात नहीं, उसी को सीखने के लिए तो हैं हम लोग। मैं चलो फाइनली 20 तक गिन रहा हूँ, 20 तक गिनने के बाद मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। 1 2 मैं मन में गिन रहा हूँ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जो भी आंसर आएगा देखा जाएगा। हमें क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि हम लोग किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। जो ब्लॉक ए है इस साइड में, इस ब्लॉक ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें यहां पर, और फिर ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर, तो देखिए कैसा रहेगा डायग्राम। 20 न्यूटन का फोर्स नीचे, और यहां पर मौजूद जो कुछ भी टेंशन है T1, मुझे नहीं पता क्या है टेंशन, लेकिन यहां पर के टेंशन को मैं T1 मान लिया हूं, ठीक है। तो यही तो रहेगा ना फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ऐसा ही 20 न्यूटन का फोर्स यहां पर भी, और T2 का टेंशन यहां पर। T2 टेंशन में किसे बोल रहा हूं, तो जो दूसरे रस्सी में आया हुआ तनाव है टेंशन, उसे मैं T2 नाम दिया हूं। तो अब ये भी तुम सोच लो कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है ये उतना ही भारी है जितना दूसरे साइड वाला ब्लॉक है, इस वजह से ये सिस्टम किसी भी तरफ जाएगा नहीं, बैलेंस्ड रहेगा, और 2 kg और 2 kg दोनों अपने अपने जगह पर स्थिर रहेंगे। ऐसा तो सवाल में भी लिखा हुआ था कि बोथ ब्लॉक्स आर, ऑल ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। तो अब न्यूटन्स लॉ किस तरह से यहां पर काम कर रहा होगा समझते हैं। तो T1 का वैल्यू आया 20 न्यूटन के बराबर, T2 का भी वैल्यू आया 20 न्यूटन के बराबर। मैं अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, जो फ्री बॉडी डायग्राम न्यूटन सेकेंड लॉ से आंसर आया वो मैं मानते चला गया। ये T1 और T2 का वैल्यू हमें पता चला है अभी अभी, लेकिन ये थोड़ी ना निकालना था, हमें तो पता करना था स्प्रिंग में आने वाला खिंचाव, स्प्रिंग में आखिर कितना एलोंगेशन होगा। देखो बच्चों, इसे एकदम अच्छे से समझिए, क्योंकि ये सभी जो कंसेप्ट्स हैं इसी में ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, ठीक। ये जो बीच में मौजूद स्प्रिंग था, अब मैं इस स्प्रिंग का ही फ्री बॉडी डायग्राम बना दे रहा हूं। ये फ्री बॉडी डायग्राम है ऑफ स्प्रिंग। फ्री बॉडी डायग्राम से डर थोड़ी ना लगता है, फ्री बॉडी डायग्राम तो हम लोग बनाने में एक्सपर्ट हैं अब बिल्कुल। तो इस स्प्रिंग को इस साइड से रस्सी नंबर 1 खींच रही है ना, कितने फोर्स से, T1 के फोर्स से, और दूसरे एंड से यहां पर से T2 के फोर्स से। T1 T2 आपस में बराबर है, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, वो सब ठीक है, लेकिन हमें यह भी नहीं पता करना है कि T1 और T2 आपस में बराबर है कि नहीं, हमें तो यह पता करना है कि इसमें एलोंगेशन कितना होगा। तो अभी भी काम नहीं बना। हमें क्या करना होगा, और ध्यान से समझो, मैं कोई शॉर्टकट नहीं अपना रहा हूं, जो एकदम सही प्रोसेस है उसी को मैं फॉलो करता हूं भाई, कम से कम क्लास में तो जरूर। मैं क्या करूंगा कि ये जो अंतिम हिस्सा है ना इस स्प्रिंग का, इस अंतिम हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं। इससे क्या फायदा होगा अभी समझ में आएगा। ये एक अंतिम पॉइंट जो है ना, एकदम लास्ट वाला पॉइंट स्प्रिंग का, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो उसे एक साइड से खींचा जा रहा है, कितने फोर्स से, T1 से, और दूसरे साइड से इसे F स्प्रिंग से ही तो खींचा जा रहा है, जो भी स्प्रिंग लगा रही है फोर्स। मैं कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, ठीक। तो F स्प्रिंग को T1 के बराबर होना ही पड़ेगा।
तभी तो सारा कुछ इक्विलिब्रियम वगैरह में रह पाएगा। तो एफ स्प्रिंग जिसका कि वैल्यू हमने सीख रखा है पहले से, वो कितना है, तो 200 था, कितना था स्प्रिंग कांस्टेंट, 100 है। 100 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन। डेल्टा एक्स का वैल्यू आया 20 सेंटीमीटर का। यही सही जवाब है। और मैं चाहता हूं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ होना चाहिए, ठीक है, क्या पता मैं गलत बताया हूं, तो आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, आप अपने कंफ्यूजन को जरा डाउट बॉक्स में लिखिए। मैं जैसे जैसे आप जवाब देंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। आप स्टेटमेंट में, हिंदी में, अंग्रेजी में, कुछ भी हो, आप अपने डाउट को लिखिए चैट बॉक्स में। मैं एक एक करके बताते जाऊंगा सारे डाउट्स। मुझे पता है आपको कंफ्यूजन है यहां पर। चलिए, तब तक मैं अपने कंफ्यूजन से एक एक करके बताता हूं, लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप लिखिए जरूर, मैं पढ़ूंगा उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। मेरा ये कंफ्यूजन है कि सर इसी साइड का केवल क्यों फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस साइड का भी बनाइए, इधर भी आएगा 20 सेंटीमीटर का आंसर। तो 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर मिला करके 40 हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये जो लिखा हुआ है ना k मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, ये जो डेल्टा एक्स होता है ये केवल एक साइड से आने वाला एलोंगेशन नहीं होता, ये दरअसल कुल मिला के आने वाला एलोंगेशन होता है, या कंप्रेशन, टोटल एलोंगेशन है ये। मतलब दोनों साइड से होने वाला जो भी एलोंगेशन था कुल मिला के ये डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। समझ पाए मेरी बात? फिर तुम्हारा डाउट ये हो सकता है कि सर क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इधर भी 2 kg का ब्लॉक लगा दिए हैं और इधर से भी अब खींचने लगे हैं। पिछले बार तो इधर से नहीं खींच रहे थे, इस बार इधर से खींचने लगे हैं, तो क्या स्प्रिंग पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा? इसका जवाब सुनो। सवाल सुने क्या है? सवाल ये है कि भाई 4th पार्ट में ये ब्लॉक नहीं लगाए थे ना, इस पार्ट में ये ब्लॉक लगा दिए, तो क्या इस ब्लॉक के लग जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो वॉल था, जो दीवार थी यहां पर, यह दीवार भी स्प्रिंग को खींचे हुए थी ऐसे। अगर खींचे हुए नहीं रहती ना ये दीवार, तो ये स्प्रिंग आगे बढ़ गया होता अपने आप। तो ये दीवार यहां पर वही काम कर रही है स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा करके, जो ये 2 kg वाला ब्लॉक रस्सी के माध्यम से स्प्रिंग पर कर रहा है। तुम ऐसे सोचो, यहां पर इमेजिन कर लो एक दीवार लगा हुआ है, तो दीवार होता तो भी रस्सी को पुल किया जा रहा होता, खींचा जा रहा होता, और ये 2 kg का ब्लॉक होने के वजह से भी रस्सी को ऐसे खींचा ही जा रहा है। तो ये स्प्रिंग सेम अवस्था में, बराबर हालत में है 4th पार्ट में और 5th पार्ट में, दोनों में। ठीक है, तो दोनों साइड से ब्लॉक लग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा इस बार भी। अभी तक अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछिए, क्योंकि अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं आपने पूछा। मैं आगे बढ़ता हूं। अब नया क्वेश्चन लिखो। फाइंड एलोंगेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में आने वाला एलोंगेशन पता करें। इस बार ऐसा रखूंगा सिचुएशन जिसमें कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इस लिफ्ट के छत से जुड़ा हुआ, और यहां पर फिर एक ब्लॉक ऐसा। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। फर्स्ट पार्ट है ये सवाल का। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास है यहां पर 10 kg का, और स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू दिया हुआ है 10,000 न्यूटन पर मीटर। तो जरा पता करो कि इस स्प्रिंग में आने वाला एलोंगेशन आखिर कितना होगा। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में नहीं है, ब्लॉक लगातार ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अभी भी सवाल को आसान ही माना जाएगा, जल्दी से सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जाइए।
तब तक मैं सेकंड पार्ट देता हूं। ये है डायग्राम। ये दो ब्लॉक्स रखे हुए और आपस में स्प्रिंग से जुड़े हुए, और सारा इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। चलिए भाई, आई होप आप इस सवाल को कर चुके होंगे। ये जो 10 kg का ब्लॉक है, इसके फ्री बॉडी डायग्राम से हमारा आंसर आने वाला है। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहला फोर्स 100 न्यूटन का नीचे की ओर, और ऊपर की तरफ लगने वाला के का वैल्यू दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। यही तो दोनों फोर्सेस हैं। बस इन दोनों फोर्सेस के अलावा और कोई तीसरा फोर्स नहीं है, और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ही मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। इस वजह से मैं इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं, देखो के का वैल्यू रख दिया 10 to the power 4, यही है ना, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स माइनस 100 न्यूटन बराबर होना ही चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 10 kg इंटू एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कोई गलती नहीं लग रही? हाँ, सही है। तो ये कुल मिला के बन गया 140, है कि नहीं? तो 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर इंटू डेल्टा एक्स बराबर है 140 न्यूटन के। डेल्टा एक्स का वैल्यू आया हमारे पास 140 डिवाइडेड बाई फिर 10 to the power 4। सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहते हो तो ऊपर में 00 एक्स्ट्रा लगा दो, इतना सेंटीमीटर में आंसर बना 1.4 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। तो मैं इस क्वेश्चन से बस आपको यह दिखाना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग फोर्स को अपोजिट फोर्स से इक्वल कर देना रहता है। न्यूटन सेकंड लॉ रहता है जो कि बार बार काम करता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड पार्ट है फिर देखो यहां पर कि ये दोनों ही ब्लॉक्स का मास 4 kg और फिर से 4 kg है। इस स्प्रिंग कांस्टेंट का के का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, और दोनों ही ब्लॉक्स को अपोजिट डायरेक्शंस में अलग अलग फोर्स से खींचा जा रहा है। 100 न्यूटन के फोर्स से एक तरफ और दूसरी तरफ 20 न्यूटन के फोर्स से। ठीक, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? क्या देखो तो, क्या ऐसा हो सकता है कि ये 20 और ये 100 आपस में कैंसिल हो जाए और ब्लॉक एक्सेलरेट करे ही नहीं? तो ऐसा नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन तो होगा, और आप मानिए कि दोनों का ही एक्सेलरेशन सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मैं बोल रहा हूं दोनों का एक ही तरफ एक्सेलरेशन ए है, और पता करिए कि इस स्प्रिंग में होने वाला एलोंगेशन आखिर कितना है। जरा जल्दी करो। चलिए भाई, मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अब दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम। मुझसे पहले आपके पास नोटबुक में आंसर निकाला हुआ रहे। ब्लॉक्स का नाम ए और बी है, और मैं सबसे पहले बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। ब्लॉक बी के फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, लगने वाला एक फोर्स दिखाया जाएगा 100 न्यूटन का इस तरह से, और एक स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा एफ स्प्रिंग। अगर पीछे की तरफ नहीं लग रहा होगा, इसके ठीक उल्टा लग रहा होगा अगर, तो अपने आप एफ स्प्रिंग नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक, तो एफ स्प्रिंग इस तरह से लग रहा होगा। बाकी ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, नीचे की तरफ एक mg फोर्स भी लगेगा, लेकिन उससे अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। ब्लॉक ए के फ्री बॉडी डायग्राम में सोचो कि स्प्रिंग के तरफ से लगने वाला फोर्स इसी तरफ होना चाहिए। इसके भी अलावा
20 न्यूटन का फोर्स इस तरफ दिखाया गया था। बाकी अलग से दो फोर्सेस तो हैं ही, नीचे की तरफ mg, नॉर्मल फोर्स ऊपर, उसका कोई रोल नहीं है अभी फिलहाल। दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन a मानते हुए इस तरफ, दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन a एक ही तरफ मानते हुए मैं न्यूटन से सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करके देखो, F स्प्रिंग माइनस 20 न्यूटन a के लिए लिखा इक्वल्स टू 2 kg, नहीं कितना मास था, 4 kg, 4 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन a। और दूसरे ब्लॉक b के लिए देखिए कैसा इक्वेशन, 100 न्यूटन माइनस F स्प्रिंग इक्वल्स टू अगेन 4 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन a। दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, हमारे पास एक्सेलरेशन a का वैल्यू आ गया, कितना, तो 80/8 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन है, चेक कर लेने दो, 80 और 8, सही है। अब a का एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पर अगर सेट कर दोगे तो F स्प्रिंग का वैल्यू आ जाएगा। F स्प्रिंग का वैल्यू बना हमारे पास, है ना, F स्प्रिंग का वैल्यू बना, कुछ गलती है मुझे लग रहा है, सही तो है, चलो आंसर आएगा तो सोचेंगे। F स्प्रिंग का वैल्यू आ रहा है, 10 को यहां पर रखा, 40 प्लस 20 तो 60 न्यूटन, इतना है स्प्रिंग की तरफ से लगने वाला फोर्स। इसको डायरेक्ट इक्वेट किया जा सकता है 100 न्यूटन पर मीटर, जो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया था k का वैल्यू यही था ना, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई फिर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के लिए आंसर आया हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और ये जो डेल्टा एक्स का आया हुआ वैल्यू है, ये दोनों साइड से एलोंगेशन वगैरह सब कुछ गिनने के बाद निकला हुआ आंसर है। ये स्प्रिंग में आया हुआ खिंचाव था, ठीक। चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन ये है, पहले डायग्राम देखो। स्प्रिंग में जो कुछ भी सीखे उससे एक और स्टेप आगे जाके आपको सोचना होगा, देखते हैं सोच पाते हैं कि नहीं। इसी पर आधारित रहेगा शुरुआत का कम से कम आधा घंटा अगले क्लास में। ये एक रस्सी इस तरह से, इससे जुड़ा हुआ एक ब्लॉक, ये स्प्रिंग नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, धागा। उसके बाद फिर एक स्प्रिंग है, इसके बाद एक स्प्रिंग है लगा हुआ है ऐसे, और उससे जरूर जुड़ा हुआ है एक दूसरा ब्लॉक ऐसे, यह हालत है। इस बार यहां पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ, हाँ दोनों ब्लॉक्स का मास दिया हुआ है। इसका मास दिया हुआ है 4 kg, लेकिन इस नीचे वाले ब्लॉक का मास दिया हुआ है 6 kg का। अब सवाल देखो क्या है, सवाल है फाइंड एक्सेलरेशंस, लिखिएगा आप सवाल को अच्छे से, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द टू ब्लॉक्स, दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पता करें जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। इस धागे को अगर यहां से कट कर दिया जाता है तो बावजूद इसके ये दोनों अपनी जगह पर टिके हुए थोड़े ना रहेंगे। तो सवाल यह है कि जैसे ही धागे को कट कर दिया जाता है यहां से, नया डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा कुछ, धागा टूट चुका है यहां से, तो टूटने के तुरंत बाद दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा यह पता करना है, ठीक है। इसका आंसर भी अगले क्लास में ही दूंगा मैं, इसको सॉल्व भी अच्छे से करूंगा, और इसी से मिलते जुलते और भी सवालों को हम लोग कर रहे होंगे। एक्चुअल डायग्राम ऐसा कुछ था भाई, ठीक है ना। तो इसी सवाल पर आधारित और क्वेश्चंस के साथ हम लोग